मैं प्रसून कुमार एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने अपने एडवोकेट के करियर में बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई लोगों के साथ और उनको रिलीफ दिलाने का काम किया। और 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, जिसको दंगों का नाम दिया गया था, जो मेरे अनुसार हमेशा से नरसंहार रहा है, उसके बारे में मैं बहुत सोचता था कि आखिर ये हुआ और इसके बारे में लोगों को आज तक सज़ा क्यों नहीं मिलती है। चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उसके बाद से एसआईटी बनी थी और एसआईटी ने कुछ-कुछ केसेस को खोला था। लगभग सवा 200 250 केसेस खुले थे और उसमें पता चला था कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की गई थी, उस समय की सरकारों के द्वारा। तो इसके बारे में तो मुझे पता था। लेकिन 2016 में श्री कुलदीप सिंह भोगल जो अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी चिंता मेरे साथ ज़ाहिर करी कि कानपुर में बहुत से लोग, बहुत से सिख कम्युनिटी के लोगों की हत्या की गई है, लेकिन वो नाम नहीं आ पा रहे हैं सामने। लोग परेशान हैं, लोग उन्हें अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि किसी तरह से जस्टिस मिलना चाहिए। तो उसके तहत मुझे लगा कि नहीं, ये अगर किसी की जाति है, किसी की कहानी है इस तरह की जिसमें हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी के तहत, चूँकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई इस तरह का हमें कुछ सूचना नहीं थी, तो हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट के तहत हमने उसमें क्वेश्चंस डाले यूपी गवर्नमेंट के पास कि आखिर ये जो 84 में जो हुआ था सिखों के साथ, आखिर उससे रिलेटेड कोई केस हैं? कोई अगर केस हैं तो उसमें क्या कार्रवाई चल रही है? आज तक कितने लोगों को सज़ा मिली है? सज़ा नहीं मिली है तो क्यों मिली है? कुछ तमाम तरह के इस तरह के क्वेश्चंस को लेके हमने उसमें आरटीआई फाइल करी। जब आरटीआई की रिप्लाई आई, तो ये एक ऐसा आश्चर्य था जो शायद भारत के इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आंसर किए गए थे कि हाँ, लोगों की हत्याएं हुई हैं, इन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बहुत सारे सवालों के जवाब ये थे कि हाँ जी, यहाँ 10 लोगों की मौत हुई है लेकिन अक्यूज़्ड का नाम नहीं पता है, फाइल बंद कर दी गई है। मर्डर के केसेस में 3-3 महीने में जो चार्जशीट फाइल करने का एक मैंडेटरी प्रोविज़न है सीआरपीसी का, उसमें भी 2-2 महीने में फाइल बंद कर दी गई इन द एब्सेंस ऑफ फाइंडिंग ऑफ अक्यूज्ड। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था एज़ ए लीगल पर्सन, एज़ ए लॉयर मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बिकॉज़ कानून की धज्जियाँ उड़ रही थीं। हमने कहा कि नहीं, इसमें मुझे ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए, बिकॉज़ एज़ अ सोशल पर्सन मेरा भी इसमें कुछ दायित्व बनता है। और इसी कारण से कुलदीप सिंह भोगल जी के साथ मैंने मिलकर एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली कि कानपुर के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैंने अपनी प्रेयर लिमिटेड यही रखी कि जो लोग मारे गए हैं, कम से कम जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और इसके तहत हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 45/17 डाला और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अप्राइज़ करते हुए उस पे नोटिस किया, क्योंकि उसमें यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट को हमने पार्टी बनाया था। और हमने सिर्फ 2 ही मांग करी थी कि आइदर जो लोग मारे गए हैं जिनका आज तक कुछ निदान नहीं हुआ, उनकी या तो सीबीआई इंक्वायरी करा ली जाए या एसआईटी से उसकी फिर से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। बिकॉज़ अगर कहीं पे कोई आदमी मरा है तो कोई न कोई एक्यूज़ ज़रूर होगा और उन एक्यूज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यूनियन ऑफ इंडिया ने काफ़ी फेयरली इस चीज़ को लिया और उन्होंने अपने काउंटर एफिडेविट में ये दिया कि हाँ जी, अगर सीबीआई इंक्वायरी या एसआईटी के लिए स्टेट रिकमेंड करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 1984 से 2016 कम से कम 32 साल हो गए थे, जिसमें हम इन चीज़ों को देख के सोच रहे थे कि आखिर 32 सालों में क्यों किसी सरकार ने आज तक इन चीज़ों पे संज्ञान नहीं लिया, जिनके पूरे घर के घर उजाड़ दिए गए, जिनके घर का कमाने वाला छीन लिया गया, जिनकी बहू-बेटियों के साथ वैसा किया गया, क्यों नहीं किया गया? लेकिन अनफॉर्च्युनेटली उस समय जो सरकारें थीं, मोस्टली कांग्रेस की सरकारें रही थी यूपी में, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी। कुछ इस तरह की सरकारें थीं जिनके पास, जो भुगल जी ने भी मुझे बताया कि कितनी बार रिकमेंडेशन, कितनी बार रिप्रेजेंटेशंस दी गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उस समय
कुछ कंपेंसेशन जिनके हुए थे उनके आश्रितों को, कुछ विक्टिम्स को मुआवजा दिया गया था। लेकिन जहाँ तक उसका सवाल है, इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट का अपना प्रेरोगेटिव होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जब ये पीआईएल के दौरान हम जब नोटिस हो गया था, यूपी गवर्नमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दी थी, हम लोग खुद कानपुर शहर गए और एक एक थाने का हमने निरीक्षण किया। और हमें सुन के, देख के ऐसा आश्चर्य हुआ जिसको मैं बताते हुए मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कानून की परिभाषा में कहाँ रखा जाए। कि जब उसकी फाइलें निकाली जाती थीं तो उनके पास रिकॉर्ड्स तक नहीं थे उन थानों में कि आखिर यहाँ पे कितने लोग मरे हैं, जबकि आरटीआई में दिख रहा कि 10 लोग मरे, लेकिन थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं था। कितने थानों में हम गए जहाँ पे एफआईआर, जिस बंदे ने एफआईआर कराई थी वो हमारे साथ पहुँचा कि जी हमने एफआईआर कराई थी, हमारे 2 भाई मरे थे, लेकिन थाने में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो वहाँ पहचानने के लिए तैयार नहीं थे। ये ऐसी स्थिति कि सारे रिकॉर्ड्स के साथ इतना मिसअप्रोप्रिएशन की गई, उसके साथ सारे रिकॉर्ड्स को तहस नहस कर दिया गया, जिससे कि कल को होके अगर कोई करना भी चाहे तो किसी को कोई प्रूफ ना मिले। ये पूरी तरह से क्लियर केस था जिसमें कि किसी को बचाया जा रहा था, किसी ऐसे बड़े लोगों को बचाया जा रहा था। जब आरटीआई में हमने देखा, कुछ लोगों से पता किया, तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए जो उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पे थे, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए। मैंने जब ये एसआईटी की बात जब चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस ले रही थी, उसी बीच में 5 फरवरी 2019 को, लगभग 3 साल हो चुके थे, चूँकि हमने 2017 में ये मुकदमा डाला था पीआईएल, और 5 फरवरी 2019 को एसआईटी का गठन किया गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन से। योगी सरकार थी और उन समय ये गठन किया गया एसआईटी का, जो एक बहुत फर्स्ट स्टेप था न्याय मिलने की दिशा में। और फिर हमने उस एसआईटी से कॉन्टैक्ट करना शुरू करा और उसके बाद से ये प्रक्रिया चल पड़ी। और आज भी मुझे कहते हुए थोड़ा-सा खुशी भी है, थोड़ा-सा दुःख भी है। खुशी इस बात की कि उसमें से कम 13 केस ऐसे मिल गए जिसमें ना ही सिर्फ़ अक्यूज़ की पहचान हो गई है, जबकि उसमें क्लियरली ये केस बन चुका है कि ये मर्डर का केस था और ये अक्यूज़ को अंदर जाना चाहिए। वो लगभग 60 अक्यूज़्ड हैं जो आज के डेट में उनका नाम आ चुका है। 9 केसेस ऐसे हैं जिसमें अभी भी कार्रवाई चल रही है। अब आप समझें, ये वो केसेस हैं जिनको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, ये वो केसेस हैं जिसको पुलिस ने ख़त्म कर दिया था कि इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता, और अक्यूज़्ड उसी तरह से घूम रहे थे बाहर, वो आज भी घूम रहे हैं। लेकिन आज उन पे ये दबाव आ चुका है कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, वो कभी भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। दुःख इस बात का है कि 5 फरवरी 2019 में ये गठन हुआ है एसआईटी का, और 6 महीने का टाइम दिया गया था। उस एसआईटी को आज तक 6 एक्सटेंशंस मिल चुकी हैं। ये 7वीं एसआईटी की पीरियड है और आज तक एक अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, कार्रवाई चल रही है, मैं भी मानता हूँ पुराने रिकॉर्ड से टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि इतना सेंसिटिव मैटर है और अक्यूज्ड पर्सन्स इतने बाहुबली हैं जो इनोसेंट लोगों को कभी भी धमका सकते हैं, कभी भी उनकी फिर से जान ले सकते हैं, जो बच गए। लेकिन वो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि एक तो 32 साल बाद चलिए एक फिर भी कोशिश की शुरुआत हुई कि जो भी पीड़ित लोग थे उनको इंसाफ मिल जी। सके। बहुत सारी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा होगा और जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सटेंशंस मिले जा रहे हैं, इसकी क्या कोई लिमिट नहीं होती एक्सटेंशंस? देखिए, लिमिट जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआरपीसी में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई लिमिट तय की जाए, चूँकि ये पुलिस का प्रेरोगेटिव होता है। लेकिन इसके बावजूद सीइंग द नेचर ऑफ द केस, जिस तरह का केस है, उसके तहत इतने एक्सटेंशंस मिलने एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं होते कि आप जितना देर करोगे, चीज़ें और भी ख़राब होती चली जाएँगी। तो इस मुहिम को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले रही है या गवर्नमेंट ने इसके लिए एसआईटी का गठन किया है। इस प्रयास को कोई बल नहीं मिलेगा अगर इतनी एक्सटेंशंस दी जाएँगी तो। देखिए, केस हमने बनाया है कि ये सस्पेक्टेड लोग हैं जो आरटीआई में आए हैं, और चूंकि आरटीआई में आए हैं तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से ही आए हैं, हमारे पास से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये। तो अगर आरटीआई में हैं, इसका मतलब ये पब्लिक डोमेन में बातें हैं और इस पे कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्राइमा फेसी इन पर केस बनता है। तो बचाव पक्ष ज़ाहिर है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये कहा जा सकता है कि सज़ा दिलवानी अभी भी मुश्किल है? सज़ा दिलवानी मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, रास्ता थोड़ा कठिन ज़रूर है, बिकॉज़ वो लोग बहुत बाहुबली हैं
और बहुत डिफरेंट कॉर्नर से हमें भी बहुत सी धमकियां मिली हैं कि कभी ये धमकी मिली कि इस केस से वापस चले जाओ, कभी ये धमकी मिली कि भाई आप लोग का अंजाम बहुत बुरा होगा अगर आप इस केस को परसू करते हो। बहुत अनजान कॉलर्स से भोगल साहब के पास कॉल्स आई, हमारे पास कॉल्स आई, और ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हमने इस चीज़ से हार नहीं मानी है और हम चाहते हैं कि इस केस को एक अंजाम तक पहुंचाएं, जहां जाके कम से कम मैं एज एन इंसान, एज अ वकील, कभी अपने को भी जस्टिफाई कर पाऊँ कि नहीं, मैंने किसी इंसानियत के लिए कहीं कदम उठाया और उसको एक अंजाम तक पहुंचाया। आप उन सभी पीड़ित परिवारों के लोग जो बचे हैं उनसे मिले होंगे, क्या स्थिति है उनकी उनमें? देखिए, मैं इस मामले में मैं हिंदू हूँ और इस मामले में मैं सिख कौम की दाद देता हूँ। उन लोगों ने जिस तरह अपने को सँभाला है, जिस तरह की परिस्थितियों से, जैसे-जैसे मैंने उनके बारे में सुना, जिस तरह की तकलीफ़ें उन्होंने झेलीं, उनका कमाने वाला चला गया, वो लोग रोड पे आ गए, कितने-कितने दिन भूखे-प्यासे रहे, फिर उन्होंने अपने को स्टैंड किया और आज की डेट में आज एक किसी तरह से जैसे भी कहें, उन्होंने कहीं भीख नहीं मांगी। हाँ, सरकारों ने कुछ मुआवजा ज़रूर दिया उन लोगों को सरवाइव करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने से उसको स्टैंड करने के लिए, आज भी बहुत लोग बहुत परेशान हैं, आज भी बहुत को बहुत पैसों की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो कहते नहीं हैं। जब हमसे बात होती है तो सारे दर्द बयां करते हैं कि सर अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी इसका कैसे सोल्यूशन होगा। हमें भी लगता है कि नहीं, उनके लिए कुछ काम किया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने अपने को कम से कम इस स्थिति में ज़रूर खड़ा किया है, जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि उनकी खुददारी उनको कहीं न कहीं खड़ा कर रही है। 38 सालों बाद अगर हम 2 लाइनों की बात करें, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, आप कानून के जानकार हैं, इस मामले में ये कितनी सच साबित हो रही है? इस मामले में ये फ्रेज़ आता ही नहीं है। जस्टिस डिलेड की भी एक लिमिटेशन होती है। डिलेड का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी पीढ़ी गुजर जाए। डिलेड का मतलब ये नहीं होता है एक पूरा पूरा एरा समाप्त हो जाए। 32 साल 38 साल एक बंदे को बड़ा जब हो जाता है तो वो इतना मैच्योर हो जाता है। अगर वो उनकी आजीवन कारावास में भी पहले प्रावधान था कि 14 साल की सज़ा होती थी, 14 साल के बाद रेमिशंस मिलता था। आज 32 साल और किसी बंदे को अगर आप इस तरह से एक तरह से कारावास में रख दो, उसके बाद क्या ही उसकी वो रह जाती है, उसकी क्या ही ज़िंदगी रह जाती है। आज आप समझो, मैं अगर सोचता हूँ कि जिस समय वो जिन लोगों ने मैसेकर किया, वो लोग अगर 20 साल के 25 साल के भी रहे होंगे, आज उनकी उम्र कम से कम वो लोग सीनियर सिटीज़न हो गए होंगे, कोई 70 साल का होगा, कोई 75 साल का होगा। आज के दिन भी अगर न्याय नहीं मिलता, तो आप बताएं कल को मर ही जाएंगे, फिर क्या आप न्याय लेके हम करेंगे क्या और किसी को न्याय दिलवा के करेंगे क्या? ये तो एक खाना पूर्ति वाली बात हो जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन हो। कम से कम नहीं कुछ हम घाव भर तो नहीं सकते, लेकिन घाव पे मरहम तो लग ही सकता है। कम से कम एक मैसेज तो जा ही सकता है कम्युनिटीज़ को कि नहीं जी, इस तरह की चीज़ें किसी निहत्थे को, किसी असहाय को इस तरह से तुम प्रताड़ित करोगे तो कहीं न कहीं ऊपर वाला या कानून तुम्हारे अगेंस्ट में ज़रूर आएगा। आप जो कह रहे हैं कि एक्सटेंशंस मिले जा रही हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जब मैं खुद इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ एसआईटीज़ से, ऑलमोस्ट मैं और श्री कुलदीप सिंह भोगल, ये ऑलमोस्ट एक-एक 2-2 महीने के अंतराल पे हम कानपुर जाके और एसआईटी से मिलते हैं। एसआईटी को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी विटनेस की ज़रूरत होती है, हम अपने से आगे बढ़ के उस विटनेस को उनके पास पहुँचवाते हैं। चूँकि विटनेसेस भी कहते हैं सर हमें धमकी मिलती है, हमें डर है कि हमें जो है कोर्ट तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा। हमने एसआईटी से सिक्योरिटी की भी बात करी है। चूँकि ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हो सकता है एसआईटी अपनी ज़िम्मेवारी कितनी निभाती है, नहीं निभाती है, लेकिन चूँकि हम पिटिशनर्स हैं और हम इस काम में जुड़े हैं, तो हमारा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस काम को करें। तो एसआईटी से जब भी बात होती है, वो कहते हैं सर इसमें यहाँ पे हमारे पास साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, हम ये साक्ष्य जुटा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जेन्युइन हो सकती है, मैं इसके लिए इनकार नहीं कर सकता, चूँकि बहुत पुराना अनुसंधान का केस है और पुलिस स्टेशंस में भी बहुत सारी बदतमीज़ियाँ, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, बहुत सारी बदतमीज़ियाँ हुई हैं इस केस के साथ। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी मिलता है, तो कहते हैं ना कि अगर गुनहगार अपना साक्ष्य ज़रूर छोड़ जाता है। तो कुछ न कुछ साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए आज आप 13 केस भी खुले हैं या 9 केस और खुलने वाले हैं। मेरा सिर्फ़ इसमें एक मुहिम है, सारे एक्यूज़ ना पकड़े जाएँ, मैं मानता हूँ, चूँकि कुछ साक्ष्य ऐसे होंगे जो एकदम ही ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन कुछ तो पकड़े जाएँगे। आखिर कहीं न कहीं न्याय तो मिलना ही चाहिए और हमारा उद्देश्य यही है कि न्याय मिले। चाहे वो 1% मिले या 10% मिले, लेकिन न्याय ज़रूर मिले,
क्योंकि इससे एक मैसेज भी समाज को देना ज़रूरी है कि कभी निहत्थे लोगों पे इस तरह से वार नहीं करना चाहिए।